YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। गुरुग्राम क्राइम कौशल जोनियावास का इलाज जारी, गिरोह के 5 गुर्गों को भेजा गया जेल। मानेसर क्राइम ब्रांच द्वारा मुठभेड़ में मंगलवार रात पकड़े गए हत्या, लूटपाट समेत अन्य संगीन अपराधों में सक्रिय गिरोह के सरगना कौशल जोनियावास का 4 दिन बाद भी अस्पताल में इलाज जारी है। उसके पैर में गोली लगी थी। रविवार को उसे छुट्टी मिल सकती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम उसे नियमानुसार गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी। अभी तक की जांच में पता चला है कि कौशल 7-8 सालों से अपराध जगत में सक्रिय था। मंगलवार रात मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी थी गोली। मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर से सूचना मिलने पर कौशल जोनियावास और उसके गिरोह के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया था। 2 गुर्गों को दौलताबाद, 2 को हेड़ाहेड़ी और कौशल व इसके एक अन्य साथी को मुठभेड़ में पचगांव से कासन जाने वाले मार्ग से पकड़ा था। मुठभेड़ के दौरान सरगना व इसके एक साथी ने पुलिस टीम पर 5 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक गोली कौशल के पैर में लगी थी। सिविल अस्पताल में कड़ी सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। वहीं पकड़े गए 5 गुर्गों वजीरपुर गांव के ओमबीर, अर्चित, राजस्थान के झुंझुनू के वरुण, हेड़ाहेड़ी गांव के अनिल और उत्तर प्रदेश के सीतापुर के देवरिया गांव के रंजीत से 2 दिनों तक पूछताछ के बाद शुक्रवार शाम कोर्ट में पेश किया गया। वहीं पकड़े गए 5 गुर्गों वजीरपुर गांव के ओमबीर, अर्चित, राजस्थान के झुंझुनू के वरुण, हेड़ाहेड़ी गांव के अनिल और उत्तर प्रदेश के सीतापुर के देवरिया गांव के रंजीत से 2 दिनों तक पूछताछ के बाद शुक्रवार शाम कोर्ट में पेश किया गया। यहां से इन सभी को जेल भेज दिया गया। पूछताछ में इनसे गिरोह के अन्य साथी आरोपितों के बारे में जानकारी ली गई। पता चला कि गिरोह में कुछ और गुर्गे भी शामिल हैं। जल्द ही क्राइम ब्रांच की टीम इन्हें भी गिरफ्तार करेगी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दिल्ली से मुंबई और नेपाल तक फैले नाइजीरियन गिरोह के तार, 1 साल में पकड़े गए 400 से ज़्यादा नशा तस्कर। दिल्ली में कई सालों से अपनी जड़ें जमाए हुए नाइजीरियन गिरोह के तार NCR के साथ आसपास के राज्यों के बाद मुंबई और नेपाल तक फैले हुए हैं। नाइजीरियन गिरोह कोकेन और MDMA जैसे महंगे मादक पदार्थों को बाजार में तस्करों के जरिए सप्लाई करा रहा है। गुरुग्राम एंटी नार्कोटिक्स क्राइम ब्रांच ने बीते 1 महीने में कई ऐसे तस्करों को पकड़ा जो गिरोह के लिए मुंबई और नेपाल में भी काम कर रहे थे। हाल ही में पिछले सप्ताह गुरुग्राम पुलिस टीम ने दिल्ली से 7 नाइजीरियन समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें शामिल एक नेपाली तस्कर गुरुग्राम में नाइजीरिया के नागरिक को मादक पदार्थ देने आया था। इससे पूछताछ के बाद गिरोह में शामिल एक महिला समेत 8 लोगों को पकड़ा गया था। ये गिरोह विदेश से डार्क वेब के जरिए कच्चा माल मंगवाता था और NCR व अन्य राज्यों के साथ नेपाल में कोकेन की सप्लाई करता था। इसके बाद क्राइम सेल ने 24 जून को एक और नाइजीरियन को सेक्टर 57 हुडा मार्केट में MDMA की सप्लाई करने के दौरान पकड़ लिया। ये पहले मुंबई में नाइजीरियन गिरोह के लिए काम करता था। वहां 1.5 साल तक जेल में रहने के बाद ये दिल्ली के नाइजीरियन गिरोह के लिए काम करने लगा। अभी ताज़ा मामला मुंबई का है। यहाँ पिछले दिनों 6 किलो कोकेन बरामद किया गया। इसकी कीमत करीब 53 करोड़ की थी। मुंबई में इसकी सप्लाई करने वाले 2 लोग दुबई से पहले दिल्ली आए थे। यहाँ लोकल रूट का इस्तेमाल करते हुए मुंबई गए। पुलिस सूत्रों का मानना है कि दिल्ली में इनकी मदद यहां के मादक पदार्थ गिरोह में शामिल कुछ लोगों द्वारा की गई। नार्कोटिक्स सेल ने बताया कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले कुछ गिरोह हिमाचल से सुल्फा व अन्य तरह का कच्चा माल भी मंगाते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी में डार्क वेब और सिग्नल ऐप का इस्तेमाल। नार्कोटिक्स सेल ने बताया कि अभी तक पकड़े गए कई तस्करों से पूछताछ में इनके द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी में डार्क वेब और सिग्नल ऐप के इस्तेमाल की जानकारी मिली है। पकड़े गए तस्कर एक दूसरे को जानते भी नहीं है। इन्हें गिरोह में रखवाने वाला कोई तीसरा व्यक्ति होता है। इसलिए पूछताछ में इनसे चेन में शामिल अन्य ज़्यादा लोगों के बारे में या गिरोह के सरगना की जानकारी नहीं मिल पाती। ये उन जगहों के बारे में ज़रूरत बताते हैं जहां से इन्होंने मादक पदार्थ लिए और लोगों को आगे सप्लाई किए। जहां कहीं भी सप्लाई करनी होती है या सप्लाई लेनी होती है, इसके बारे में सिग्नल ऐप पर जानकारी आती है। 25 से ज़्यादा नाइजीरियन पकड़े गए। नार्कोटिक्स सेल के अनुसार पिछले 1 साल में नशा तस्करी करने के मामले में 400 से ज़्यादा आरोपितों को पकड़ा जा चुका है। इनमें 25 से ज़्यादा नाइजीरियन शामिल हैं। 2025 में अभी तक 15 नाइजीरियन ड्रग्स तस्करी में पकड़े गए। नाइजीरियन गिरोह के सदस्य कई सालों से NCR में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। ये मेडिकल या एजुकेशन वीज़ा पर भारत आते हैं और गिरोह में शामिल होकर अनैतिक धंधे में काम करने लगते हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। YLS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अमरोहा न्यूज़। दीपक हत्याकांड में चौंकाने वाला पर्दाफाश। पिता ने 2.70 लाख रुपये में तय की बेटे की हत्या। गालीबाड़ा के दीपक की हत्या का राजफाश कर दिया गया है। घटनाक्रम चौंकाने वाला है। उसके पिता ने ही 2.70 लाख रुपये में बेटे की जान का सौदा तय किया था। पिता ने सुपारी किले से बेटे की हत्या करा दी। इतना ही नहीं, खुद ने ही प्राथमिकी भी दर्ज कराई तथा पुलिस को गुमराह भी करता रहा। परंतु मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल से एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई तथा पुलिस असली हथियारों तक पहुंच गई।
चारों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा और तमंचा भी बरामद कर लिया। हत्या का कारण मृतक दीपक का एक विवाहिता से प्रेम प्रसंग सामने आया है। चारों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। सोमवार को रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव शहबाजपुर कलां के जंगल में युवक का शव मिला था। गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, साथ ही चेहरा बिगाड़ने के लिए जख्म कर दिए थे। अगले दिन मृतक की शिनाख्त नौगवां सादात थाना क्षेत्र के गांव गालिबाड़ा निवासी दीपक के रूप में हुई थी। पिता की सुपारी पर भाड़े के हत्यारों ने की थी दीपक की हत्या। मृतक केवल अंडरवियर पहने हुए था और उसकी बाइक व मोबाइल गायब था। पिता सतेंद्र सिंह ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब शनिवार को इस मामले में चौंकाने वाला राजफाश हुआ है। पिता सतेंद्र ने ही सुपारी देकर बेटे दीपक की हत्या कराई थी। शनिवार दोपहर एसपी अमित कुमार आनंद, एएसपी अखिलेश भदौरिया व सीओ शक्ति सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का राजफाश किया। एसपी ने बताया कि इस मामले में मृतक के पिता सतेंद्र, मंडी धनौरा के गांव हलपुरा निवासी उमर व जरीफ तथा गांव मुंडाखेड़ा निवासी रईस को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चारों आरोपित गिरफ्तार कर जेल भेजे। पूछताछ के दौरान सतेंद्र ने बताया कि उसके बेटे दीपक के संबंध पास के गांव निवासी एक महिला से थे। 2 साल पहले भी वह उसे घर ले आया था। उसके पति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, परंतु बाद में समझौता होने पर मुकदमा खत्म हो गया था। अब भी दीपक उस महिला के संपर्क में था। उसे व 2 बच्चों को घर लाने की योजना बना रहा था, जिसे लेकर विवाद होता था। सतेंद्र ने बताया कि वह महिला को लेकर मेरी हत्या भी करा सकता था, साथ ही समाज में बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने बेटे की हत्या कराने की योजना बनाई थी। भाड़े के हत्यारों से किया सौदा। एसपी ने बताया कि सतेंद्र की जान पहचान उमर से थी। दोनों के बीच हत्या की बात तय हुई तो उमर ने अपने साथी रईस व जरीफ से हत्या कराने के लिए 3 लाख रुपये की मांग की थी। उनके बीच 2.70 लाख में सौदा तय हो गया था। सतेंद्र तीनों आरोपितों को 1.15 लाख रुपये दे भी चुका था। शेष पैसे हत्या के बाद देना तय हुआ था। योजना के मुताबिक 22 जून की शाम को सतेंद्र ने ही बेटे दीपक को पाइप देखने के लिए उमर के घर भेजा था। वहां उमर, रईस व जरीफ पहले से मौजूद थे। तीनों ने दीपक को शराब पिलाई तथा बाइक पर बैठाकर ले गए थे। शहबाजपुर के जंगल में पहले फावड़े से उस पर हमला किया तथा बाद में गोली मार दी थी। एसपी ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त फावड़ा व तमंचा तथा मृतक की बाइक भी बरामद कर ली है। चारों आरोपितों को जेल भेज दिया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। प्रेसिडेंट्स विजिट गोरखपुर। राष्ट्रपति के रूट पर चल सीएम योगी ने लिया तैयारी का जायजा, बोले भव्य अगवानी करेगा गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर से भटहट के पिपरी में स्थित आयुष विश्वविद्यालय तक सड़क मार्ग से यात्रा कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया। लगातार दूसरे दिन भी आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर उन्होंने कार्यक्रम के संबंध में अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में शामिल होने आ रही राष्ट्रपति की भव्य अगवानी में कोई खामी न रहे। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने के बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से गोरखनाथ मंदिर जाएंगी। लिहाजा मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर से आयुष विश्वविद्यालय तक राष्ट्रपति के रूट का जायजा लिया। इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रपति के रूट का निरीक्षण परीक्षण करना था। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर से नखा ओवरब्रिज, स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहा, करीमनगर चौराहा, झुंगिया मोड़, मेडिकल कॉलेज रोड होते हुए आयुष विश्वविद्यालय आए। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बार फिर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। 30 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे के कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को एम्स गोरखपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगी, जबकि अगले दिन 1 जुलाई को वह भटहट के पिपरी में बने राज्य के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण और सोनबरसा बालापार में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में अकादमिक भवन, ऑडिटोरियम, पंचकर्म केंद्र का लोकार्पण और गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करेंगी। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने के बाद राष्ट्रपति गोरखनाथ मंदिर जाएंगी। राष्ट्रपति सभी कार्यक्रम स्थलों तक सड़क मार्ग से ही जाएंगी। आयुष विश्वविद्यालय में निरीक्षण के दौरान कुलपति, कई जनप्रतिनिधि, प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आदि मौजूद रहे। सीएम ने की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। राष्ट्रपति के कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह आयुष विश्वविद्यालय जाने से पूर्व गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोग पूरी जिम्मेदारी से राष्ट्रपति के कार्यक्रम को यादगार बनाने में जुट जाएं। बैठक में महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डा. धर्मेंद्र सिंह, विधायक श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डा.
विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, निवर्तमान अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। पूरे रूट पर उपलब्धियों वाले लगेंगे होर्डिंग बैनर। राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले सभी रूट पर सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं से जुड़े होर्डिंग व बैनर लगाए जाएंगे। रविवार से इन्हें लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पिता ने घर से निकाला, टीएमसी ने 3 साल पहले किया था सस्पेंड। विवादों में रहा है कोलकाता गैंगरेप का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा। कोलकाता गैंगरेप केस का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा शुरू से ही विवादों में रहा है। शुरुआत में उसकी लॉ की पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी थी, लेकिन समय के साथ वह कैंपस की पॉलिटिक्स से जुड़ गया और फिर खुद को पूरी तरह से इसमें झोंक दिया। उसने 2007 में कॉलेज में एडमिशन लिया था। अगर पढ़ाई में उसका ध्यान लगता तो वह 2012 में ग्रेजुएट भी हो जाता, लेकिन उसने राजनीति के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ दी। 2017 में उसने BA-LLB के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पिता ने भी तोड़ दिए थे संबंध। यहाँ भी उसका मन पढ़ाई से ज़्यादा राजनीति में लगता था। पहले 2017 और फिर 2021 में उसका नाम उपद्रव में सामने आया। पढ़ाई के मुकाबले राजनीति में उसके रुझान देखकर उसके पिता रॉबिन मिश्रा ने भी उससे संबंध तोड़ दिए थे और घर से निकाल दिया था। मनोजीत को तृणमूल कांग्रेस ने 2022 में दक्षिण कोलकाता जिला समिति से बाहर कर दिया था। उसका व्यक्तिगत जीवन भी उथल पुथल से भरा रहा है। उसकी मां और बहन भी उसे छोड़कर चली गई थीं। कालीघाट में रहने वाले उसके पड़ोसी बताते हैं कि वह हमेशा शराब के नशे में लोगों से मारपीट और लड़ाई झगड़ा करता था। मनोजीत के पिता पुजारी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उसे अपना केस लड़ने दें, कानून को अपना काम करने दें। पीड़िता भी किसी की बेटी है। अगर उसने ऐसा किया है तो उसे उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मनोजीत के पिता पुजारी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उसे अपना केस लड़ने दें, कानून को अपना काम करने दें। पीड़िता भी किसी की बेटी है। अगर उसने ऐसा किया है तो उसे उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।